मैं सबसे पहले अमलतास और उसके संयोजक श्री विशाल जी पांडे के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इस तरह आपसे रूबरू होने का अवसर दिया। मैं इस बात के लिए भी उनकी सराहना करता हूँ कि इस संकट काल में उन्होंने कला और संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए इस तरह के मंच की स्थापना की। आज मुझे आपके सामने अपनी एक किताब पचरंग चुगला पहर सखीरी पर बात करनी है। मुझे प्रसन्नता है कि ये किताब अनदेखी नहीं गई। 2015 में वाणी प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ और तब से लगाकर आज तक लोगों ने इसे पढ़ा, इस पर प्रतिक्रियाएं की, पत्र पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं हुई और सारी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी पर्याप्त मात्रा में थी। मैं इस बातचीत को थोड़ा विलंब हो गया इसलिए 3 भागों में विभक्त करूंगा, बांटूंगा। सबसे पहले मैं उन संकल्पों और विश्वासों की चर्चा करूंगा जिनको लेकर मैं इस किताब को लिखने में प्रवृत्त हुआ, और दूसरी मैं मीरा के संबंध में कुछ प्रचलित भ्रांतियां हैं उनके निराकरण की कोशिश करूंगा, और तीसरे मैं यदि समय रहा तो आपके सामने इस किताब पर जो प्रतिक्रियाएं हुई उन पर मेरी टिप्पणियां आपके समक्ष रखूंगा। ये किताब एक शोध है, और शोध में कुछ भी अंतिम नहीं होता, अंतिम और निश्चित नहीं होता। अपने गलत होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए ये किताब लिखते समय मैंने अपने गलत होने की गुंजाइश भी रखी है। ये संभावना पूरी है, नए तथ्य उजागर हों, नई स्रोत सामग्री सामने आए, तो हो सकता है कुछ नए मीरा के संबंध में, कुछ मीरा का जो व्यक्तित्व है, मीरा की जो कविता है, उसके संबंध में कुछ पुनर्विचार की जरूरत की गुंजाइश भी रहेगी। एक किताब लिखते समय मैंने ये निश्चय किया कि मैं तय करके शोध में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। हिंदी में ये परंपरा है, हम तयशुदा निष्कर्षों के साथ शोध में प्रवृत्त होते हैं। ये बहुत हिंदी में लगभग रूढ़ी है। पहले विचारधाराओं का वर्चस्व और आतंक था, तो उनके तयशुदा निष्कर्ष लेकर लोग शोध में प्रवृत्त होते थे। अब विमर्शों का वर्चस्व है, तो बहुत सारे लोग विमर्शों के निष्कर्ष और स्थापनाएं लेकर शोध में प्रवृत्त होते हैं, और वे जो निष्कर्ष निकालते हैं वे अपने निष्कर्षों की पुष्टि किसी कृतिकार के जीवन से और उसके साहित्य से करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं शोध में प्रवृत्त होने से पहले मेरे पास मीरा के संबंध में आरंभिक जानकारियां थी, सारी धारणाएं मैंने उनके साहित्य को पढ़ने के बाद, उनसे संबंधित साहित्य को पढ़ने के बाद, दूसरे विभिन्न स्रोतों से गुजरने के बाद निकाली। एक बात जो सबसे पहले कहना चाहता हूं वो ये कि मीरा की जीवन यात्रा एक मनुष्य स्त्री की जीवन यात्रा है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। मीरा की जीवन यात्रा केवल किसी संत भक्त की जीवन यात्रा नहीं है, केवल किसी विद्रोही स्त्री की जीवन यात्रा नहीं है, केवल किसी रहस्यवादी कवियत्री की जीवन यात्रा नहीं है। अक्सर ऐसा किया जाता है। हम यदि केवल संत भक्त की चर्चा कर रहे हैं तो मीरा की चर्चा केवल संत भक्त के रूप में करते हैं, उसके जीवन की रूपरेखा भी एक संत भक्त की तरह बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जुटाते हैं जिससे उसका संत भक्त रूप पुष्ट हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सबसे पहले ये देखा है कि मीरा एक मनुष्य स्त्री के रूप में किस तरह से जीवन यापन कर रही है, और मैंने उसकी कविता में, इतिहास में, वंशावलियों में,
विभिन्न स्रोतों में ये देखने की है उसके मनुष्य जीवन के जो संघर्ष के संकेत हैं, उसके मनुष्य स्त्री मनुष्य के अनुभव के जो संकेत है, उनकी पहचान करने की कोशिश की है। एक और बात जो हिंदी में अक्सर होती है, मैंने रूढ़ि और रूपक से परहेज किया। अक्सर हिंदी आलोचना में और हिंदी शोध में भी हम शुरुआत रूढ़ियों से करते हैं, तयशुदा चीजों से करते हैं। रूढ़ियों का अर्थ यह कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मीरा का प्रेम दाम्पत्य प्रेम है, वो दाम्पत्य प्रेम की कोटि, एक कोटि। हमारे यहाँ श्रेणियां बनाने की आदत है, मनुष्य को श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जाता, मनुष्य एक इकाई है, यूनिट है, और अनप्रिडिक्टेबल इकाई। आप उसके संबंध में कोई निष्कर्ष पहले से नहीं निकाल सकते, लेकिन ये हमारी आदत है, हम एक रूढ़ि लेकर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि दाम्पत्य, फिर किसी ने कहा कि विद्रोह मीरा के जीवन की समझने की कुंजी है, हाँ ये भी एक रूढ़ि। फिर किसी ने कहा कि मीरा एक संत भक्त है, भक्ति में भी भक्ति के भी वर्गीकरण है, विभाजन है, उनमें से एक कोटि, हमने ये भी एक रूढ़ि। मैंने रूपकों से भी परहेज किया। हिंदी आलोचना में रूपकों का चलन भी बहुत है, विमर्श के रूपक हैं, विचारधाराओं के रूपक हैं। मैंने कोशिश की कि ऐसी किसी रूढ़ि और रूपक के आधार पर मीरा को समझने के, मीरा को पहचानने का कोई उपक्रम हम नहीं करेंगे। एक और बात जो मैंने ध्यान में रखी है वो है दाखिल खारिज। हिंदी में ऐसा बहुत होता है कि जिस को हम दाखिल करते हैं, जो हमारा विवेच्य होता है, जिसको हम स्वीकार करते हैं, उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, और जिसको हम खारिज करते हैं उसको हम सभी तरह से खारिज कर देते हैं। दाखिल में भी कुछ ऐसा होगा जिसको खारिज करने की गुंजाइश होगी, और जिसे हम खारिज कर रहे हैं उसमें से भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको दाखिल करने की, जिसको स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। मीरा के संदर्भ में एक मनीषी का नाम लेना ज़रूरी है, और वो उसके उदाहरण से मैं ये दाखिल खारिज समझाने की कोशिश करूँगा। वो है लेफ्टिनेंट टॉड, जेम्स टॉड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट थे। मुझे लगता है कि टॉड एक यूरोपीय थे, उनको राजस्थान से बहुत गहरा लगाव था, खासतौर पर मेवाड़ मारवाड़ से बहुत गहरा लगाव था। उनके संबंध में ये कहा जाता है कि वे सामंतों के कुख्यात पक्षधर थे, लेकिन उनकी दृष्टि यूरोपीय थी। अगर आप टॉड को खारिज करें कि वो यूरोपीय थे, उनके संस्कार और उनकी दृष्टि औपनिवेशिक थी, उनके निहित साम्राज्यवादी स्वार्थ थे, तो भी गलत होगा, क्योंकि उनका लगाव भी बहुत था। उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही है राजस्थान के इतिहास के संबंध में, बल्कि राजस्थान के इतिहास की बुनियाद रखी है। मीरा के संबंध में भी उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही। तो मैंने ये किया कि जो उनके औपनिवेशिक स्वार्थ भी है, मीरा का जो कैनोनाइजेशन है वो उनका है। एक पवित्र आत्मा कवियत्री, रहस्यवादी कवियत्री का जो कैनोनाइजेशन है वो लेफ्टिनेंट टॉड का है, जो बाद में जारी रहा और आज भी बहुत सारे हलकों में जारी है। तो, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि आप टॉड को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी कही है जो मीरा को समझने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए जरूरी। एक और बात जो मुझे लगता है कि जो भारतीय इतिहास लेखन में भी बहुत हुई है और साहित्य में भी बहुत हुई है, ये देश अपार सांस्कृतिक वैविध्य लिए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही रीति रिवाज बदल जाते हैं, आस्थाएं बदल जाती हैं, जीवन मूल्य बदल जाते हैं। मुझे लगता है कि सार्वदेशिक और सार्वकालिक निष्कर्षों से मीरा को समझने के लिए परहेज करना जरूरी है। यदि आप सार्वकालिक निष्कर्षों से और सार्वदेशिक निष्कर्षों से मीरा को समझने चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा।
मेवाड़ एक छोटी सी सांस्कृतिक इकाई है, मेड़ता एक छोटी सी सांस्कृतिक इकाई है, मारवाड़ एक छोटी सी सांस्कृतिक इकाई है। इन सांस्कृतिक इकाइयों का अपना वैशिष्ट सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है। उस सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को समझे बिना, उस इकाई के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को समझे बिना जो 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 केवल वहाँ है, मीरा को नहीं समझा जा सकता। विडंबना यह है कि मीरा को सार्वदेशिक निष्कर्षों से समझा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, सार्वकालिक निष्कर्षों से समझा गया। वो एक विशेष कालखंड में, एक विशेष समय में मीरा है, ये ध्यान रखिए। उसमें उसके बीच रखकर, उस समाज के बीच रखकर ही मीरा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और मैंने कोशिश उस छोटे से कालखंड में और उस छोटी सी सांस्कृतिक इकाई में रखकर मीरा को समझने की कोशिश की। एक और बात, मीरा अपनी समाज की पैदाइश है, समाज की उपज है। मीरा समाज के हाशिए का स्वर नहीं है, जैसा बहुत सारे आलोचक और बहुत सारे इतिहासकार ये बात कहते हैं। मीरा अपने समाज से उत्पन्न है। सदियों तक मीरा को समाज अपने सिर माथे पर उठाए रहा है, उसका सम्मान हुआ है। मीरा की कविता यदि आज हमें उपलब्ध है, जीवित है, मैं जीवंत कविता कहता हूँ हमारे संत भक्तों की कविता को, वो मृत और ठहरी हुई कविता नहीं है, तो वो हमारे समाज के कारण है। बहुत सारे लोग इस समाज पर तो तोहमत लगाते हैं, इस समाज को तो ठहरा हुआ और जड़ कहते हैं, और मीरा को उसके हाशिए का स्वर कहते हैं। ये एक गलत धारणा है। मीरा अपने समाज से उत्पन्न, समाज की मुख्य धारा का स्वर है। एक मीराएं नहीं, बहुत सारी मीराएं हमारे यहाँ हुई है। एक मीराओं की परंपरा है राजस्थान में, मीरा जैसा जीवन जीने वाली, मीरा जैसी कविता लिखने वाली। और मीरा को मीरा होने के लिए आधार और सुविधा, गुंजाइश वो समाज उपलब्ध करवाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी निर्भरता अपवादों पर नहीं है। अक्सर हमारे इतिहासकार और आलोचक अपवादों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं। एक स्त्री के साथ हुआ अन्याय और उत्पीड़न, कभी कभी 100 स्त्रियों के साथ हुए, 100 स्त्रियों की सुरक्षा की चिंता, संरक्षण की चिंता पर भारी पड़ता है। आप एक स्त्री के साथ हुए अन्याय के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने ये निष्कर्ष नहीं निकाले, मैंने उसको अपने समाज के बीच में रखकर पहचानने की कोशिश की। एक और बात जो मीरा के संबंध में, मीरा के संबंध में जो भी सामग्री आज उपलब्ध है मीरा के जीवन के संबंध में, और खास तौर पर उसकी जीवन यात्रा के मोड़ पड़ावों के संबंध में, वो उसकी कविता पर निर्भर जीवन यात्रा है। विडंबना ये है कि मीरा की कविता केवल उसकी कविता नहीं। मैंने आरंभ में अभी कहा था कि मीरा की कविता हमारे दूसरे साहित्य की तरह, रामायण महाभारत संतों के साहित्य की तरह जीवंत कविता है। वो निरंतर पुनर्नवा होती। मीरा की कविता का कोई ठहरा हुआ दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मीरा की कविता के जो लिखित रूप उपलब्ध हैं वो 18वीं और 19वीं शताब्दी के, वो श्रुत परंपरा से चली आती हुई कविता है। ये कविता लिखित से स्मृति में जाती है और स्मृति से फिर लिखित होती है। लोगों ने अपने सुख दुख, अपनी आकांक्षाएं, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, सब कुछ मीरा की कविता में डाल दिया। इसलिए यह तय करना बहुत मुश्किल काम है कि मीरा ने कौन सी कविता लिखी होगी। केवल आप अनुमान लगा सकते हैं। ये केवल मीरा के संबंध में नहीं है, हमारे दूसरे संत भक्तों की कविता के संदर्भ में भी है। पाठ फिर पाठ, और पाठकर्ता की अपनी रुचियां, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, इच्छाएं, सब कुछ मीरा की कविता में शामिल है। इसलिए मीरा की कविता को आधार बनाकर आप कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वो भक्त है, वो संत है, वो विद्रोही है, वो
पवित्र आत्मा और रहस्यवादी कवियत्री है तो नहीं निकाले। आप मीरा की कविता के संबंध में कहें कि वो पितृसत्ता के विरुद्ध खड़ी हुई कविता है, मीरा दूसरे ही पद में आपको गलत सिद्ध कर देगी। आप यदि कहेंगे कि मीरा के साथ उसके ससुर और उसके पति ने अन्याय किया, मीरा दूसरे ही पद में अपने ससुर और सास की सराहना करती मिल जाएगी। ऐसी कविता बहुत है मीरा की। इसलिए ये तय करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मीरा के संबंध में कोई निष्कर्ष केवल उसकी कविता को आधार बनाकर नहीं निकाला जाना चाहिए। मीरा की कविता भी अंतः साक्ष्य की तरह इस्तेमाल होगी, लेकिन उसको आपको इतिहास और दूसरे जो देशज स्रोत हैं उनके समानांतर रखकर उससे भी पुष्ट करना पड़ेगा। मैंने इस किताब में कमोबेश वही किया। एक और बात जो मैंने ध्यान में रखी है, जिस पर मैं जाऊं, मुझे लगता है कि एक कोई देश केवल देश उपनिवेश नहीं होता, उपनिवेशीकरण चेतना का भी होता है। और इस चेतना के उपनिवेशीकरण ने हमें देशज स्रोतों के प्रति, अपने देशज स्रोतों के प्रति, अपने देशज संसाधनों के प्रति एक हिकारत का भाव हमारे मन में पैदा किया। हम अपने देशज स्रोतों को अच्छी तरह से सहानुभूति के भाव से नहीं देखते। कई बार हम इस्लामी स्रोतों को अधिक प्रामाणिक मान लेते हैं और औपनिवेशिक स्रोतों को तो प्रामाणिक मानने की हमारी आदत है ही, हमारा संस्कार है ही, लेकिन हम अपने देशज स्रोतों को प्रामाणिक नहीं मानते। उनके प्रति एक हिकारत का, एक नफरत का, एक उपेक्षा और अवहेलना का भाव हमारे मन में जमा हुआ। ये विडंबना, और विडंबना ये कि ये आज भी है। टॉड ने कह दिया, वी एन स्मिथ ने कह दिया, तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर। हमने कभी अपने देशज स्रोतों को अच्छी तरह से तलाशने की कोशिश नहीं की। मीरा सबसे अधिक हमारे देशज धर्माख्यानों में, और आप आश्चर्य करेंगे, मीरा अपने जीवन के केवल 50-40 वर्ष बाद ही धर्माख्यानों की विषय वस्तु बन जाती, लेकिन अपने धर्माख्यानों को हमने इस निगाह से कभी नहीं पढ़ा। विडंबना ये है। तो इस किताब में मैंने कोशिश की है कि वे देशज स्रोत जिनकी हम अब तक उपेक्षा करते आए, अब तक अवहेलना करते आए, उन सब देशज स्रोतों को बहुत सहानुभूतिपूर्वक, बहुत गंभीरतापूर्वक हम पढ़ें। खासतौर पर उन धर्माख्यानों को, जैसे भक्तमाल है, भक्तमाल से पहले व्यासवाणी है, बहुत सारे भक्तमालों की एक लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ मीरा बाई की पर्ची एक परंपरा है। हमारे यहाँ ये हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ दस्तावेजीकरण की परंपरा ही नहीं है, अभिलेखन की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ दस्तावेजीकरण की भी एक परंपरा है। हम उसको जीवंत भी निरंतर रखते हैं। तो ऐसा बहुत सारा साहित्य है। मुझे लगता है कि जनश्रुतियाँ, किंवदंतियाँ, ये हमारे समाज की सांस्कृतिक भाषा है। उनको भी हमको डिकोडिंग करना चाहिए, उनको भी समझा जाना चाहिए। हर समाज की अपनी सांस्कृतिक भाषा है। यूरोपीय समाज की अपनी सांस्कृतिक भाषा है, हमारे समाज की भी एक सांस्कृतिक भाषा है। हम उस सांस्कृतिक भाषा को मिथ्या और निराधार कहकर, मतगणित कहकर खारिज कर देते हैं। मीरा जनश्रुतियों में भी है। मीरा के मनुष्य होने के संकेत, उसके स्त्री होने के संकेत, उसके भक्त होने के संकेत, उसके रहस्यवादी कवियत्री होने के संकेत जनश्रुतियों में भी बहुत सारे हैं। विडंबना ये है कि हमने जनश्रुतियों, मैंने कोशिश की है इस किताब में कि हम किसी जनश्रुति को खारिज नहीं करें। ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात है जो मुझे लगता है कि मीरा के समाज को समझने में बहुत उपयोगी है। मीरा के समाज को केवल शास्त्र से, केवल पारंपरिक शास्त्र से, श्रुतियों, स्मृतियों से, और भी बहुत सारा जो साहित्य उपलब्ध है, संहिताएं हैं जो हमारे जीवन मूल्यों के संबंध में, हमारे आचार विचार के संबंध में बहुत सारी बातें कहती हैं,
केवल उनके आधार उसको आधार बनाकर समझना चाहेंगे तो भी मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि डे टू डे दैनंदिन जीवन जो हमारा है वो शास्त्रों से हटकर भी है कुछ हद तक। ये बात है कि वो शास्त्र की परछाई है, वो शास्त्र का ही एक रूप है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम इतने अधिक शास्त्र एकाग्र हो जाते हैं, जो कि मीरा के संदर्भ में बहुत सारे लोग हुए हैं, मीरा के समाज को समझने में, तो हम गलती करते हैं। ये बात अलग है कि हमारे दैनंदिन जीवन के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन राजस्थान में इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, जैसे 1891 की मर्दमशुमारी रिपोर्ट, जातियों की उत्पत्ति और रीति रिवाज। तो मुझे लगता है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी हम मीरा के समाज की नए सिरे से, जैसे जातीय गतिशीलता की, वर्ण गतिशीलता की, विवाह परंपराओं की, बहुत सारी जो शास्त्र से हटकर जो कुछ हुआ है, शास्त्र से जो विचलन हुआ है, उसको समझने के लिए उनका सहारा भी लेना जरूरी है। और मैंने मीरा की कविता में ये काम, इस किताब में ये